नमस्कार, फॉर्मूला गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की। जिस तेजी से उत्तर भारत में तापमान बढ़ रहा है उससे तमाम लोग एसी, कूलर और पंखे की खरीदारी कर रहे हैं। क्या गर्मी बढ़ने से कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर भी बढ़ेंगे? अल नीनो का कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर क्या होगा असर? इस सेक्टर की कंपनियों को चुनने में किन बातों का रखें ध्यान? अभी किन कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों में लगा सकते हैं दांव? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे और आपको बता दें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर करेंगे 360 डिग्री चर्चा विस्तार के साथ। लेकिन सबसे पहले उन महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं जिनका जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे हमारे फॉर्मूला गुरु से। तो एक करके वो तमाम सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में जिस तरह के नतीजे देखने को मिले उस तरह की तेज़ी शेयरों में आखिर में क्यों नहीं देखने को मिली। क्या यहाँ पर हालांकि पिछले कुछ दिनों के अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है लेकिन फिर भी उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिली है, क्यों? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के नतीजों को किस तरीके से पढ़ें, कौन से वे आंकड़े होते हैं जिन पर हमको नज़र बारीकी से बनाए रखनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, अल नीनो के खतरे पर लगातार बातचीत हो रही है, मॉनसून को लेकर के बातचीत हो रही है। ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों पर इसका असर क्या होगा? ये सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा? अभी अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए? नया खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मॉनसून उम्मीद से कम अगर रहता है तो फिर क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मॉनसून को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं और क्या वाकई में ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, ये भी हम समझेंगे हमारे फॉर्मूला गुरु से। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि लोगों के खर्च करने की जो क्षमता है उसमें कमी देखने को मिली है। तो क्या इसका असर नेगेटिव पड़ेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर या फिर ये आने वाले समय में पॉजिटिव होता हुआ जो खर्च घटने की क्षमता है वो आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। छठा सवाल ये है कि ये जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं कि एसी को छोड़कर के बाकी व्हाइट हाउस गुड्स की जो मांग है वो सुस्त रहने के अनुमान तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि एसी की ग्रोथ FY24 में कहा जा रहा है 16% से ज़्यादा रहेगी। इसका किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, किस पर नेगेटिव रहेगा, किस पर पॉजिटिव रहेगा, ये डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। सातवां सवाल कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की जब कंपनी हम चुन रहे हों तो किन किन बातों का ध्यान रखें? क्या उसका बिजनेस मॉडल क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए, उसके सेल्स नंबर पर ध्यान देना चाहिए, कंपनी के मुनाफे पर ध्यान देना चाहिए, किन कौन कौन से वो आंकड़े हैं जब हम कंपनी में निवेश करने जाएं तो हमको अपने दिमाग में अवश्य रखनी चाहिए। आठवां महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में अगर निवेश करना है तो किस तरह की कंपनी में करें? जो लार्ज कैप है उसमें करें, मिड कैप में करें या फिर स्मॉल कैप? कहाँ पे ज़्यादा पैसे बनते हुए दिखाई देंगे? ये हम आज अपने फॉर्मूला गुरु से समझने की कोशिश करेंगे। और नवा महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर एक पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? क्या हिस्सेदारी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ये साइक्लिकल बिजनेस है और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिर में हमारे जो फॉर्मूला गुरु होंगे रवि सिंह जी, उनसे हम पूछेंगे कि जो आज का मंथन हम कर रहे हैं उसका सार क्या निकला है, उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं और कहां अभी खरीदारी हो सकती है। चलिए तो आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु शेयर इंडिया के VP एंड रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह जी से। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और आज के इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। आज की चर्चा शुरू करें और जो तमाम सवाल बताए गए हैं उस पर जो है आपकी राय हम जानें। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब बाजार जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है, क्या उम्मीद करें इस हफ्ते ही क्या बाजार नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ दिखाई देगा? विपुल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और फिर से आपने फॉर्मूला ग्रुप पे मुझे मौका दिया कि एक नए टॉपिक पे, एक अच्छे सब्जेक्ट पे अच्छी बात हो सके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मार्केट की बात करें, देखिए जब भी मोदी जी कहीं बाहर के लिए जाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट ज्यादा होता है और पॉजिटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो शॉर्टर पीरियड में तो ये है ही है, लेकिन 18,700 के पास मार्केट आज क्लोज करता हुआ नजर आया और अब जो सेंटीमेंट है वो 19,000 के बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम रहेगा। छोटे मोटे करेक्शन अगर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो हेल्दी करेक्शंस हैं। खासतौर से इन्वेस्टर को स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अगर रखते हैं तो उन्हें अच्छा फायदा मिल सकता है।
तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और रवि जी हर हफ्ते दोपहर 1 बजे आते हैं और अच्छे अच्छे शेयर बताते हैं, वो काफ़ी चलते हैं, तो उन पर नज़र रखिए। और आज जिस सेक्टर पर हम बातचीत कर रहे हैं उसमें समझते हैं कि क्या वैसे तो खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और आखिरी तक बने रहिए इस कार्यक्रम में, फिर आपको पता लगेगा कि आखिर में किन कंपनियों में खरीदारी की जा सकती है। पहला सवाल सर यही होगा कि आखिर में जो रिजल्ट्स हमने देखे ओवरऑल उम्मीद के आसपास ही रहे हैं रिजल्ट्स, तो लेकिन रैली उस तरीके से नहीं देखने को मिली। हालांकि कुछ एक शेयर ऐसे रहे जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जितनी तेज़ी हम देख रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली थी, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की कंपनियों में नहीं मिली। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक ऐसा सेक्टर है, या फिर ये कहें कि जो इसके स्टॉक्स हैं, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में अगर ओवरऑल अगर सेंटीमेंट को समझे तो वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिलती है। और इस बार चूंकि जब जिस समय रिजल्ट का सीजन था उस समय काफी रिसेशन का प्रभाव भी था, इंटरेस्ट रेट का जो है वो दबाव भी था, तो कहीं ना कहीं से उससे एक अनस्टेबिलिटी से दिखाई देती है। और रिजल्ट बेहतर होते उससे पहले मौसम भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं दे रहा था, काफी दिनों तक ठंड रही, उसका भी एक असर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब ग्रोथ स्ट्रक्चर थोड़े से चेंज होते हुए नजर आएंगे, और जो अब यहां से आगे के नतीजे हैं वो थोड़े जो है वो ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आगे परफॉर्मेंस अच्छी होने के चांसेस हैं, लेकिन जो बीत गया उसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा इम्पैक्ट तो जरूर रहा है। तो आने वाले समय में जो है मजबूती देखने को मिल सकती है और वहाँ पे जो है रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे, तो भविष्य के लिए जो है यहाँ पर रणनीति आपको बनानी चाहिए। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को हम कर क्यों रहे हैं, तो आपको बता दें 2 महत्वपूर्ण कारण रहे। एक तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में उम्मीद ये बढ़ गई है कि एसी पंखे कूलर की बिक्री बढ़ेगी, तो क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों में दाम लगाना चाहिए। दूसरा बड़ा ट्रिगर, जरा कुछ एक शेयर प्राइसेस दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर मोमेंटम बनने अब कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में शुरू हो गए हैं। काफ़ी सारे 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जो है इंडेक्स में जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स के शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखिए अगर पिछले 1 महीने में देखें तो 4-5% की तेज़ी जो है हैवेल्स में आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में 1 महीने में 47% का रिटर्न देखने को मिला। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 8% के आसपास की तेज़ी वर्लपूल के अंदर देखने को मिली 1 महीने में। तो ये वो कारण है कि और अभी कितना अपसाइड बाकी है, इसी का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। 1 महीने में क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी हम देख रहे हैं 13% से ऊपर चला है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर ये होता है कि आखिर में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको पढ़ा कैसे जाए। आम जो दर्शक है जो आपको फॉलो करता है, अगर वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के नतीजों को देख करके पैसे लगाना चाह रहा है तो वो कौन से आंकड़े होते हैं जिन पर उसको ध्यान देना चाहिए? देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनियों में तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सेल्स ग्रोथ कितनी रही है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि सेल्स कितनी बढ़ी है या फिर कितना इम्पैक्ट रहा है, आगे सेल्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ और करंट जो सेल्स ग्रोथ आई है उसका कंपैरिजन पीछे वाली बुक से जरूर करें। दूसरा है कि सेक्टर पी जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का करंट पी कितना चल रहा है और कितना अंडर वैल्यूड है, कितना ओवर वैल्यूड है, और साथ ही जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी नजर जरूर बनाकर रखें कि कंपनी ने प्रॉफिट अपने एसेट से दिया है या सेल्स से दिया है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो उसके रीजंस को अगर फाइंड आउट करें तो यानी 3 से 4 पैरामीटर होते हैं। पहला सेल्स ग्रोथ, दूसरा सेक्टर पी, कंपनी का पी, और तीसरा सबसे बड़े प्रॉफिटेबिलिटी। इन चारों फैक्टर को अगर कंपैरिजन करें तो आपको काफी अच्छा अंदाजा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। और कोशिश करें कि इसको 2 तरीके के एनालिसिस करें, एक पहला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और दूसरा ईयरली बेसिस पे, जिससे कि आपको सही अंदाजा मिल सके, सही नंबर नॉक हो सके, और उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पर जो है वो अपनी रणनीति बना सकते। ठीक, तो ये वो आंकड़े हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए, जो कि अभी रवि जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगला सवाल सर, आजकल जो चर्चा हम देख रहे हैं, अल नीनो की बहुत चर्चा हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो इसका कितना असर आपको लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों पर देखने को मिलेगा? क्योंकि क्या इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, कोई इम्पैक्ट रहेगा भी कि नहीं रहेगा? अगर हम चूँकि अब हम आज इस पूरे सेक्टर पर बातचीत कर रहे हैं तो आगे की रणनीति बनाते समय ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है विपुल जी की जब एल नीनो का इम्पैक्ट होता है तो ऐसा नहीं होता कि बारिश नहीं होगी या फिर मौसम जो है वो थोड़ा सा मिजाज खराब कर लेता है। कहीं पर ज्यादा बारिश और कहीं पर कम बारिश, यानी एक सिमिलरिटी नहीं होती। तो ऐसी जब चीजें होती हैं
तो जो उतार और चढ़ाव होता है ऐसे में ऑब्वियसली है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज है उनको फायदा मिलता है, क्योंकि अनसर्टेन वेदर आदमियों को ज्यादा परेशान करता है, आम जनता को ज्यादा परेशान करता है। और चूंकि आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जून के महीने में, तो आप जी समझ ही रहे हैं कि गर्मी चरम सीमा पे है। तो ऑब्वियसली कि रीसेंट डेज में आपने वोल्टास से लेकर के हिटाची से लेकर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज है उनमें अच्छी खासी हफ्ते ऑन हफ्ते पे बढ़त देखने को मिली। तो वो काफी हद तक एक सीधा सीधा रीजन समझ में आता है। कमोडिटी की प्राइसेस भी यहाँ पर काफी इंपैक्ट कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एमएसपी भी कई एग्री कमोडिटीज का बढ़ाया, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो आने वाले समय में अगर एल नीनो रहता है तो उसका इम्पैक्ट खास तौर से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस बन जाते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, ये रवि जी का मानना है। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, वो आपसे जानना हम समझना चाहेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पे आपको लगता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, और वो कौन से सेक्टर होंगे जहां पर कि आपको पॉजिटिव असर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल का नाम लिया। अगर अल नीनो को लेकर के कोई जो खतरा जिसकी आशंका जताई जा रही है, अगर वो सही साबित होता है तो? देखिए, एल नीनो की वजह से सबसे बड़ी बात है कि जो खतरा होता है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो एग्रीकल्चर की तरफ देखने को मिलता है, और उससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर हो या फिर फाइनेंशियल सेक्टर हो या फिर ये कहें कि जो इससे रिलेटेड अगर रियल एस्टेट है आपके, इन सेक्टर्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट, आप इसको सिर्फ न्यूज के लिए ना देखें, इसका डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर एल नीनो ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो जो सेक्टर मैंने बताए हैं इन पे इम्पैक्ट होगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो किसी भी कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं होता, और उसका इम्पैक्ट सभी सेक्टरों में धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा, और वो काफी हद तक एक निगेटिव असर डालेगा। तो एक तो अल नीनो की बात हो गई, और अल नीनो से ही जुड़ी बात है मानसून को लेकर के। और मानसून को लेकर के एक तरफ हम देख रहे हैं आईएमडी के जो आंकड़े हैं वो ये कहे जा रहे हैं कि सामान्य रहेगा। स्काईमेट की तरफ से कहा गया है कि जो है सूखे जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अगर मानसून उम्मीद से कम रहता है तो इस सेक्टर के लिए क्या ये भी पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को लेकर के क्या आउटलुक होगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर यहाँ पर होते हैं। देखिए, अगर एल नीनो बढ़ता है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ यहाँ पर कम हो जाती है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा किसी भी सेक्टर के लिए फायदेमंद नहीं होगा, पहला। दूसरा पॉइंट है कि अगर एग्रीकल्चर, देखिए जो हमारे खास तौर से कूलर की डिमांड है या फिर फैंस की जो डिमांड है, जो इलेक्ट्रिक आइटम्स की डिमांड है, वो अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काफी बढ़ी है, और कंपनियों ने उनको फोकस किया है। तो अगर एल नीनो का इम्पैक्ट रहता है तो मुझे लगता है टेम्परेरी तो फायदा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसका इम्पैक्ट जो है वो निगेटिव होता हुआ नजर आएगा, और खास तौर से कंपनियों को यहाँ पर काफी सफर करना पड़ेगा। फंडिंग की जो दिक्कतें हैं वो बाहर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लंबे समय तक एल नीनो का इम्पैक्ट रहा तो वो निगेटिव होगा, शॉर्टर पीरियड रहा तो जरूर एक बार को फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक। हाल ही में सर हमने देखी कि एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि लोग खर्च कम कर रहे हैं, लोगों की खर्च करने की क्षमता घट रही है। क्या इस बात का असर इस सेक्टर पर भी पड़ता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी जो खरीद है उसको कुछ समय के लिए टाल दें या ना लें? एसी लेने का मूड कर रहा है तो कूलर खरीद लिया, कूलर का बजट नहीं है तो पंखा ले लिया। क्या इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं, या आपको लगता है कि अभी इतना ज़्यादा ख़राब स्थिति देखने को नहीं मिल रही है कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं? अब मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सच्चाई है। दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, जॉब के जो नंबर्स हैं, जिस तरीके से आजकल जॉब की सिचुएशन चल रही है, आईटी सेक्टर में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी, और लग्जरी को लोग कट आउट कर रहे हैं, तो वो एक इम्पैक्ट तो है ही है। और इसी वजह से सेल्स के नंबर्स पे भी उतना अट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री में अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी का माहौल नहीं दिखाई देगा। दूसरी तरफ बहुत जरूरत की चीजें ही लोग, जब ऐसा होता है तो थोड़ी कॉस्ट कटौती करते हैं। और चूंकि मैंने बताया कि जॉब को लेकर के खास तौर से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक्स हैं, उनको ज्यादातर जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अफोर्ड ज्यादा यूज करती है। और
ज्यादातर जो डिमांड है वहीं से निकल कर आती है। अब चूंकि वहां पर जॉब सिक्योरिटीज थोड़ी सी कम है, आगे प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है, इन्फ्लेशन हायर नंबर्स पर है, तो ये सब इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल करता है। और इसी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट कटौती भी आदमी करता है कि अगर एसी अभी नहीं लें, 2 महीने में बारिश हो जाएगी, जुलाई के बाद मौसम अच्छा हो जाएगा तो कूलर से काम चला लें। ये इम्पैक्ट बिल्कुल यहाँ पर इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। ठीक। अगला महत्वपूर्ण सवाल सर, एक और रिपोर्ट का ही हवाला है यहाँ पर कि FY24 में कहा गया कि एसी की डिमांड तो रहेगी, वो 16% से ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो बाकी वाइट गुड्स हैं उनकी मांग सुस्त रहने के अनुमान दिखाए गए हैं। तो इसका किस तरीके का इम्पैक्ट देखते हैं? क्या अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल में निवेश कर रहे हैं तो जहाँ पे एसी की सेल्स जो कंपनियां कर रही हैं उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, या आप इस तरह की रिपोर्ट्स को कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं? आप कैसे देख रहे हैं ये जो रिपोर्ट्स तमाम तरह की आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है और आपको निचले स्तर पर खरीदने का और उच्चतम स्तर पर बेचने का मौका भी मिलता है। और इसीलिए शायद फॉर्मूला गुरु के प्रोग्राम में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विपुल जी यहाँ पर यही है कि इस तरीके के रिपोर्ट से आपको एक जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समझिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ और मुझे मालूम हो कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है, तो मैं थोड़ा सा उसको सोच समझ कर निवेश करूंगा। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं तो आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के स्टॉक्स यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से चल चुके हैं, लेकिन एसी के स्टॉक्स थोड़े कम चले। लेकिन ये भी देखिए कि एसी के स्टॉक्स जब अप्रैल का स्टार्टिंग था तो आपको ज्यादा तेजी से चलते हुए नजर आए। तो सीजनल डिमांड का इंपैक्ट इस पे ज्यादा पड़ता है, लेकिन रिपोर्ट से आपको यह अंदाजा जरूर लग जाता है कि आगे का प्रॉस्पेक्ट क्या है, कितनी डिमांड रहेगी और आपको क्या स्ट्रैटेजी यहां पर बनानी चाहिए। ठीक। अगला महत्वपूर्ण सवाल सर अब ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की कंपनी जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, और जब हमको एक या दो कंपनी में ही अगर निवेश करना हो तो किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन से वो चीज़ें हैं जिनको अपने जिन 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 कसौटी पर जो है इन कंपनियों को कसना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आपको मैंने पीछे जो फंडामेंटल बताया उनको ध्यान रखें। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन, पी का कंपैरिजन, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को, बुक को हिट करते हैं और एक आपको सही अंदाजा देते हैं कि आपको इन नंबर से ये अंदाजा लगता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, सेल्स रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितने मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है और कितना पी सेक्टर पी है। ये चीजें आपको जरूर हेल्प आउट करती हैं फंडामेंटल नंबर्स नॉक करने पे कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए क्या बनानी चाहिए। ठीक। अब सर, अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग हैं और 2-3 सवालों के अंदर हम सेक्टर को पूरा समेटने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम मान लीजिए कि हमने तमाम पैरामीटर्स पे कंपनी को देखा और 2-3 तरह की कंपनियां पसंद आ रही हैं, उसमें क्या हमारा फोकस जब कंपनी चुन रहे हो तो ये होना चाहिए कि लार्ज कैप चुने या मिड कैप चुने या स्मॉल कैप चुने? क्योंकि स्मॉल कैप में लोग कहते हैं कि रिटर्न जो है रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छे मिलते हैं। लार्ज कैप में ये रहता है कि निवेश सुरक्षित रहता है। तो कंपनी चुनते समय हमें क्या दिग्गज कंपनियों पे दांव लगाना चाहिए या जो छोटी कंपनियां हैं उस सेक्टर की उनकी तरफ देखना चाहिए? देखिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर रखना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर रखना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक चीज को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो आपके लिए वो शायद लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी। इसलिए जो अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहे हो, चाहे वो लार्ज कैप के हो, स्मॉल कैप के हो, मिड कैप के हो, उन पे फोकस करें, पहला। दूसरा, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट किन में है, किन स्टॉक्स में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है। मिड कैप की कोई कंपनी है और अच्छे तरीके से नंबर्स नॉक कर रही है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखा सकती है, तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की भी स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। लेकिन जनरली जो रेशियो फॉलो किया जाता है वो 40% लार्ज कैप, 30% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप को फोकस करके ही करना चाहिए। अब सर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए एक हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक आदर्श पोर्टफोलियो, उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को कितनी वरीयता दी जानी चाहिए?
कितने फीसद निवेश होना चाहिए, और होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक सीजनल स्टॉक्स होते हैं, गर्मियों में चलेंगे, फिर हो सकता है बाद में थोड़ी सुस्ती देखने को मिले। तो बाकी किसी क्षेत्र को रखना चाहिए, या कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर हम रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो उसका कितना हिस्सा होना चाहिए? देखिए 7 से 8% अपने पोर्टफोलियो का पूरा जो साइज है उसका कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, डाइवर्सिफाइड रखिए अपने पोर्टफोलियो को, ताकि उसमें हर तरह के जो है चीज़ें मौजूद रहें। जैसे एक थाली होती है, बढ़िया थाली वही होती है इसमें 4 तरह के व्यंजन सजे रहें। उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को अच्छे अच्छे व्यंजनों से आप लोग सजाइए। और अब कार्यक्रम के आखिरी प्रश्न पर आते हैं, और वो यही है सर कि अब तक जो आपने चीज़ें बताई, जो कैसे कंपनी को चुनना चाहिए, किन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो आपने तो तमाम रिसर्च पहले से ही की हुई है, और तमाम दर्शक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पसंदीदा शेयर कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में कौन से हैं, और वहाँ पर किस तरह का अपसाइड आप देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे? देखिए आपने बात करी थी कि आपकी थाली में 4 व्यंजन होना चाहिए, तो मेरे 4 व्यंजन या 4 महाजन या 4 जो सबसे तारीफ के काबिल कंपनीज हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, वो 4 स्टॉक्स में यहाँ पर नाम लेता हूँ। पहला स्टॉक है वोल्टास। ऑब्वियसली कि वोल्टास में एक अच्छा करेक्शन देखने के बाद अब अंडर वैल्यूड है, और सेल्स नंबर आगे के अच्छे देखने को मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं यहाँ पर, तो ये कंपनी यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है और आपको यहाँ से 12 से 16% की ग्रोथ बहुत ईजिली दिखाई दे सकती है। दूसरा स्टॉक है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी कंज्यूमर जो है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनको मालूम है कि इस स्टॉक में कितना दम है और किस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस रही है, तो आप इसको यहाँ पर फोकस में अपने रख सकते हैं और इस स्टॉक में आप डाउन लगा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करूं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड काफी अच्छी बढ़ी, तो 2 स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से है। पहला है हैवेल्स, जिसमें कि यहां से अभी 12 से 16% की ग्रोथ बहुत इजीली देखने को मिल सकती है और नंबर्स भी काफी अच्छे देखने को मिले और रिटर्न भी पीछे अच्छा चल रहा है और अभी भी अट्रैक्शन बना हुआ है। और चौथा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आपने देखा होगा कि इस समय इस स्टॉक में अभी भी जंप बाकी है और सरप्राइज किया, इसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को भी, लेकिन अभी भी यहां से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। 23% का रिटर्न एक साल में, 3 साल में 300% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका। कंपनी 25,705 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है और अच्छे वैल्यूएशन पर है और यहां से भी दमखम काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये 4 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो थाली कंप्लीट करते हैं वो ये हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई बन सके। तो 4 कंपनियां जो है जिन पे आप दांव लगा सकते हैं, उसमें आपकी स्क्रीन पर हैं हैवेल्स इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी में आप खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा पसंद आ रहा है वोल्टास और ब्लू स्टार, यहाँ पर जो है अच्छे अपसाइड की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये अगर आपकी जो 4 शेयर हैं, इसमें अगर आप इस गर्मी के अंदर आपका भी बजट गड़बड़ा रहा है और आप भी पसीने से सराबोर हो रहे हैं और एसी नहीं ले पा रहे हैं, तो इनके शेयर ले लें। हो सकता है कि जिस तरह के रिटर्न आपको मिले भविष्य में, तो उनसे आप जो है एसी अपना ख़रीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और हर बार जब आप आते हैं फॉर्मूला गुरु में, बहुत ही तमाम जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आपका बड़ा सरल तरीके से करते हैं और लोगों को आसानी से समझाते हैं एक एक चीज़। आज भी आपने पूरे सेक्टर को बहुत आसानी से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। तो फिलहाल अब फॉर्मूला गुरु को यहीं समेटते हैं। आपसे अब अगले हफ्ते फिर एक नए विषय पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस एक हफ्ते के बीच में अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी शेयर को लेकर के है और आपने भी अगर ये शेयर खरीदे हैं और आपको क्या करना चाहिए या आप नहीं समझ रहे हैं, तो 9311121874 पर हमारे साथ दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए, अपना मैसेज भेजिए और रोज़ दोपहर 1 बजे हम आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देते हैं और रवि जी जैसे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं दोपहर 1 से 2 के बीच में। फिलहाल फॉर्मूला गुरु में इतना ही। आप माई 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।